अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत अजीब है। इस बीमारी को डायग्नोस करना मुश्किल है और इस बीमारी की जो सिम्टम्स की लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी इसकी सिम्टम्स की लिस्ट है उतनी ही छोटी इसकी मेडिसिन्स की लिस्ट है। आम तौर से इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इस तरह के केसेस को डील करते रहते हैं तो फिर आप इसके एक्सपर्ट भी बन जाते हैं, माहिर हो जाते हैं, समझने लगते हैं और फिर उसी तरह के केसेस आपके पास ज़्यादा भी आने लगते हैं तो और ज़्यादा एक साइकिल सी चल जाती है कि पेशेंट्स ज़्यादा हैं तो आपके पास दवा भी ज़्यादा होती है, फिर तजर्बा भी ज़्यादा होता है, समझ भी ज़्यादा होती है। बहरहाल ये एक ऐसा मर्ज़ है जो आम तौर से बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होने की वजह से बहुत लोग परेशान रहते हैं इससे। हम बात कर रहे हैं रीहुल बवासीर की। रीहुल बवासीर ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें गलीज़ रिहा यानी गाढ़ी जो गैसेस हैं वो गुर्दे के आसपास, पेट के निचले हिस्से में और कमर के आसपास जमा हो जाती हैं, रुक जाती हैं और यहाँ से फिर वो जिस्म के तकरीबन हर सिस्टम में, हर ऑर्गन की तरफ गर्दिश करती हैं और अपने सिम्टम्स देती हैं। ये गलीज़ रिहा जिस्म के किसी भी हिस्से में ऊपर की तरफ जा सकती है, नीचे की तरफ जा सकती है, लेकिन आम तौर से चूँकि ये पेट में पैदा होती है, आंतों में पैदा होती है, तो पेट इस हिस्से में ही ज़्यादा परेशान करती है। जब ये रिहा किसी को पैदा हो जाती हैं तो पेट फूलने लगता है, खाना हज़म नहीं होता है, खाना पेट में ही रखा है ऐसा लगता है, पेट से आवाज़ें आती हैं, डकार आती हैं, डकार सूखी होती हैं और पेट में दर्द भी होता है, कभी नहीं होता है। अक्सर कब्ज़ रहता है, लेकिन बीच बीच में दस्त भी होते रहते हैं। ये रिहा यानी ये गैसेस जब ऊपर की तरफ चढ़ती हैं तो ये दोनों पसलियों में फंस सकती हैं, यहाँ पे दर्द करेंगी, दोनों रीनल फ्लैंक्स में दर्द करेंगी और ऊपर जाएंगी तो ये सीने में दर्द करेंगी, ये पीठ में दर्द कर सकती है, ये कंधे में दर्द कर सकती है, ये गर्दन में दर्द कर सकती है, ये सर में ऊपर चढ़ जाए तो चक्कर आ सकते हैं, कान में चढ़ जाए तो कान से आवाज़ें आने लग सकती हैं, यहाँ तक कि दांत में भी, मसूड़े में भी चली जाती है ये और वहाँ भी दर्द पैदा हो जाता है। तो आम तौर से इन सारे ऑर्गन्स में जब अलग अलग वक्त पे दर्द होता है तो उसी ऑर्गन का दर्द मान करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन फिर वो रिकरेंस होता रहता है। चूँकि इसको रिलेट करना ज़रूरी है सारे सिम्टम्स के साथ। जब ये दिल की तरफ देती है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है और जब ये नीचे की तरफ उतरती है तो पेनिस में भी जा सकती है, वहाँ भी तकलीफ़ महसूस हो सकती है। हालांकि ये वेरी रेयर होता है, लेकिन होता है। टेस्टिकल्स में भी ये गैस जाकर रुक जाती है और फिर टेस्टिस में भी दर्द होता है। ये एनस में यानी मक़द में भी जाकर के रुकती है और जिन लोगों के मक़द में जाकर रुकती है या पेनिस में या टेस्टिकल्स में रुकती है, इनका एक सर्किल चलता है महीने, 2 महीने, कभी कभी 6 महीने का, कि हर 6 महीने में एक बार उस एरिया में, उस जगह पे जाके ये तकलीफ़ करती है। और ये जो कुंजरान कहते हैं, जिसको इंग्यूनल एरिया या जांग का बीच का एरिया होता है, यहाँ पे भी अक्सर ये दर्द, इसकी वजह से दर्द होता है। और जब ये जोड़ों में फंस जाती है तो जोड़ों में से आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है। हालांकि दूसरे कॉजेज़ से भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जब ये एक जगह मिलते हैं और दूसरी अलामात होती हैं तो इसको डायग्नोसिस किया जाता है। पिंडलियों में दर्द हो सकता है, जांघों में दर्द हो सकता है। इस तरह से इस मर्ज़ में अलामात बहुत सारी होती हैं और फिर अल्टीमेटली ये होता है कि पेशेंट को या तो किसी दूसरे मर्ज़ का मान करके और उस तरह से डायग्नोसिस की जाती है और फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है,
और इसी तरह से 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल गुजरते रहते हैं। या फिर अल्टीमेटली फाइनली इसको साइकोलॉजिकल मान लिया जाता है और उधर रेफ़र कर दिया जाता है। फिर उसके बाद वो उस तरह की दवाएं चलती हैं, लेकिन बंदा परेशान रहता है। तो हमने जो अलामात, हालांकि अच्छे खासे अलामात बयान हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये पूरे नहीं हैं। इस तरह के मरीज़ में चेहरे में रौनक नहीं रहती, गिलो नहीं रहता, कलर चेंज हो जाता है, येलोइश हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है, या थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, कलर का चेंज हो जाता है। स्किन में, हाथ में, पैर में कहीं भी खुजली चलने लगती है, ख़ारिश हो जाती है, सूखापन आ जाता है। क़ुव्वत बाह, सेक्स पावर कमज़ोर हो जाता है, इरेक्शन की कमी हो जाती है, सूरत इंजाल, प्रीमेच्योर एजुकेशन होने लगता है। और प्रीमेच्योर एजुकेशन होने के बाद कुछ लोगों में पेनिस में दर्द, टेस्टिकल्स में दर्द या एनस में दर्द होने लगता है। और कुछ लोगों में तो फिर वो जो माली खोलिया वाले सिम्टम्स होते हैं ना, डिप्रेशन वाले, वो भी आने लगते हैं। कहीं कहीं इसको फिर IBS मान लिया जाता है। और इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो इस मर्ज़ में इस मर्ज़ से रिलेटेड होते हैं, इस मर्ज़ की डायग्नोसिस में मदद करते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर इसको और समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात बदहज़मी, जो कि एक ज़रूरी चीज़ है, पेट का फूलना, पेट में से आवाज़ें आना, पसलियों में दर्द होना और उसका जगह बदलना, कभी पसलियों में दर्द, कभी पेट के नीचे दर्द, कभी नाफ में दर्द, कभी गुर्दों की तरफ दर्द, और उस किसी न किसी दर्द का कहीं न कहीं बरकरार रहना, बने रहना। कुछ लोगों में जो ये गैस है वो मसल्स में और टिश्यूज़ में इतनी समा जाती है कि अगर उनके हाथ को दबाएंगे तो डकार आ जाएगी, उनके पैर को दबाएंगे तो, कंधे को दबाएंगे तो, कहीं भी अगर हाथ से दबाएंगे तो डकार आएगी और उससे उनको बड़ा सुकून मिलता है। और डकार तो अक्सर आती हैं, लेकिन नीचे से भी गैस पास होती है, रिहा खारिज होती है तो बहुत सुकून मिलता है। लेकिन नीचे से अक्सर ये वाली रिहा खारिज नहीं होती, दूसरी रिहा जो होती है हल्की वाली, वो खारिज होती रहती है। चूँकि ये गलीज़ रिहा है, ये तहलील नहीं होती है, इसलिए इसको तहलील करना और इसको निकालना, इसके लिए बहुत ही ख़ास दवाएं होती हैं जो ख़ुद से बनानी होती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे, और इसकी परेशानी ये भी होती है इस मर्ज़ की कि हर पेशेंट में इतने सारे अलामात सब में हों ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे अलामात एक ही पेशेंट में पाए जाए ऐसा नहीं होता है। ये अलामात किसी में ऊपर की साइड के ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में नीचे की साइड के ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में आंतों के ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में पेट के ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में गर्दन की दर्द, कंधे की दर्द की बार बार के हो सकते हैं, किसी में पैर की दर्द के हो सकते हैं। कुछ लोगों में तो यहाँ तक ये होता है कि आंतों में जब ये रुकती है तो वहाँ पर एक ख़ास वक्त, खाना खाने के कुछ ख़ास देर के बाद वहाँ पर दर्द होने लगता है, और जब खाना वहाँ से निकलता है, जैसे बैलून भीजते हैं तो एक तरफ से फूल जाता है, एक जगह पतला हो जाता है, ऐसी आंतों की कंडीशन हो जाती है। तो वहाँ से जब निकल जाता है तो उनको सुकून मिलता है। तो इस तरह से ये जो मर्ज़ है बहुत हटीला, जिसको कहें स्टबर्न मर्ज़ है, और बहुत मुश्किल से समझ में आना, मुश्किल से डायग्नोसिस होने वाला, मुश्किल से ट्रीट होने वाला मर्ज़ है। लेकिन जब आप इस तरह के मर्ज़ को डील करते हैं तो मैंने जैसा कि कहा, आपके पास इसके लिए दवाएं भी होती हैं, इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग भी होती है। इसीलिए हमने सोचा कि आज का ये वीडियो, चूँकि वैसे भी हमारे पास इस तरह के केसेस बहुत सारे होते हैं, तो फिर हमने सोचा कि आज का ये वीडियो हम अपने उन पेशेंट्स के लिए बनाएं, उन व्यूवर्स के लिए बनाएं जो या तो ख़ुद इस बीमारी में मुब्तला हैं या उनके कोई रिश्तेदार, जानने वाले, ये सब कोई इस बीमारी से परेशान हैं, तो वो लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर तरीक़े से होता है, प्रॉपर समझ के साथ होता है। आमतौर से हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनके लिए इस तरह की वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन आज जहन में आई तो ये बात की, ताकि हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी इसको देखें, अपने तजर्बे में शामिल करें, और हमारे ख़ास तौर से जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो अब फाइनली हम एक बार फिर से
ये जो इसके सिम्टम्स है, जो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, जो तकरीबन हर शख्स में मिलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। हालांकि ये सारे सिम्टम्स हम बयान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार सम अप करते वक्त इसको एक बार जान लेना ज़रूरी है। चूँकि इसको देखिए, जब ट्रांसलेट किया जाता है तो क्रोनिक डिस्पेप्सिया के नाम से किया जाता है, सूए हज़म मुज़मिन या पुरानी बदहज़मी, पुराना अपच, ऐसे। तो सबसे पहली चीज़ बदहज़मी का होना, पेट का फूलना, पेट से आवाज़ें आना, डकार आना, गैस बहुत बनना, गैस का जिस्म के किसी भी जगह पे रुक जाना और वहाँ दर्द होना, और जिस तरफ चली जाए वैसे अलामत, जैसे कि अगर दिमाग की तरफ चली जाए तो चक्कर। अब ये जो पसलियों में दर्द होना, ख़ास तौर से एक मेन अलामत में से एक है कि पसलियों में खिंचावट होना, खिंचना, फूलना, जैसे फट जाएंगी, पेट हर वक्त फूले रहना, पेट में एक गैस का गोला सा बन जाना, और उदासी रहना, नींद ज़्यादा आना, सुस्ती रहना, और नेगेटिव थॉट्स आना, और मन में ये लगना कि इसका इलाज हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ इससे, ऐसा आमतौर से लोग कहते हैं, इस मर्ज़ वाले लोग। तो ये तो आम चीज़। अच्छा, कभी कब्ज़ अक्सर रहता है, कभी कभी पतले पाखाना भी आता है, और दिन में 3-4 बार भी आता है। तो ये तो वेरी कॉमन सिम्टम्स हैं जो तकरीबन हर रिहुल बवासीर के मरीज़ में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा फिर कुछ लोगों में इस रीह का उठान ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर वाले अपर साइड के जो ऑर्गन्स हैं, चेस्ट का, कंधे का, गर्दन का, सर का, आँखों का, कानों का, वो अलामत आती हैं। किसी के नीचे की तरफ ज़्यादा जाता है तो उधर की अलामत आती है, किसी के कभी ऊपर कभी नीचे आती है। तो इस तरह से ये चीज़, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये गैस जिस्म के अंदर घूमती रहती है, एक जगह रुकती भी है, गैस का गोला बन जाता है पेट में, कभी कुछ दिनों के लिए घुटनों में दर्द रह जाता है, कभी रान में दर्द रह जाता है, कभी कहीं, वहाँ रुकती भी है, लेकिन फिर वो जगह को छोड़ देती है और फिर वो कहीं दूसरी जगह चली जाती है। इस तरह से कहने को ये गैस है, कहने को ये गलीज़ रिया, असल में सिर्फ गैस कह देना बिल्कुल मुनासिब भी नहीं है, परफेक्ट टर्म नहीं है इसके लिए। ये जो ये वाली जो रीही है, ये गलीज़ रिया है, बिल्कुल कीचड़ जैसी एक तरह से कह सकते हैं, जो कि सौदा और बलगम के ख़राब होने से बनती है। आमतौर से सौदा की ख़राबी की होती है, और सौदाई रीही कह सकते हैं आप इसको। तो और थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करें या सिंपल करें तो यूँ कह सकते हैं कि ये एक ठंडा धुआं होता है। जैसे धुएं की टेंडेंसी होती है, जो गर्म होता है और हल्का होता है वो ऊपर की तरफ उठता है, जिसको हम आमतौर से अबखरे भी कहते हैं, और गैसेस भी होती हैं वो सब। लेकिन ये इस चूँकि ये गलीज़ होता है, ठंडा होता है, भारी होता है, इसलिए इसकी टेंडेंसी ये है कि ये नीचे की तरफ बैठा रहता है, तो उस नीचे वाले हिस्से में। लेकिन जब ये एक्टिवेट होता है तो फिर वो कहीं भी जाता है, किसी भी तरफ जाता है, गलीज़ रिया किसी भी ऑर्गन को ये अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से रिहुल बवासीर का जो मर्ज़ है बहुत परेशान करने वाला है, बड़ी मुश्किल से ठीक होने वाला है। और लेकिन यही है कि अगर प्रॉपर डायग्नोसिस होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्ज़ ठीक हो जाता है।